टैक्स जीडीपी रेशियो। ना इंडिया का जो टैक्स जीडीपी रेशियो रहा है वो हमेशा काफी कम रहा है। थोड़ा हिस्टोरिकली से कुछ डेटा लिख लेते हैं तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। टोटल जीडीपी कलेक्शन, टोटल टैक्स कलेक्शन ऑफ इंडिया, सेंटर एंड स्टेट मिला के कितना होगा? एग्जांपल बताइए, एक रैंडम गेस करिए कितना होगा इन टर्म्स ऑफ जीडीपी? 16.6%। यानी जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन है सेंटर एंड स्टेट मिला के वो 16% ही है। 16.6 मान लो, 17 मान लो मोटा मोटी, तो 17% ही टैक्स का जो है टैक्स आता है इन कंपैरिजन टू जीडीपी। एंड इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट लो टैक्स जीडीपी रेशियो ऑफ द वर्ल्ड। अब उसके रीजंस क्या हैं, उसके कंसर्न्स क्या हैं, इसीलिए हमें टैक्स रिफॉर्म या टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना जरूरी है कि हिस्टोरिकली कैसा रहा और आज का स्टेटस क्या है। मैं जो आपको बता रहा हूँ आज का स्टेटस बता रहा हूँ। यही टैक्स जीडीपी रेशियो जो है वो 6.3% था ड्यूरिंग 1950-51। बाद में ये 15% हुआ अगर हम रिफॉर्म पीरियड की बात करते हैं। फिर 16.2% पहुंच गया 2011-12 में। जहां भी टैक्स जीडीपी रेशियो की हम बात करते हैं तो स्पेसिफिकली हम सेंटर और स्टेट दोनों को ऐड करते हैं, अनलेस स्पेसिफाइड कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल टैक्स जीडीपी रेशियो क्या है। जैसे 16.6 है वो स्टेट भी एडेड है, इसमें अगर हम सेंटर को लेते हैं सिर्फ तो लगभग 12% के आसपास आता है। नाउ एग्जांपल लेता हूं, जैसे टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू अगर इसी की हम बात करते हैं, यहां पहले लिख लेते हैं, ये 11.6% है 2017-18 में सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट का नहीं। यहां बोथ सेंटर एंड स्टेट। %12.1 18-19, ये ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। अगर टोटल लेते हैं दैट इज 16.6%। 2018-19 का डेटा अगर हम देखते हैं तो अब मैं आपको इंडिविजुअल टैक्स रेवेन्यू की बात बताता हूं। दिस इंक्लूड सेंटर एंड स्टेट। नाउ मुझे बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस मेनली इन दो सोर्सेस लेती हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। फंक्शनल लेवल पे कौन सा ज्यादा होना चाहिए कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से? कहां से ज्यादा कलेक्शन आना चाहिए? डायरेक्ट टैक्स से या इनडायरेक्ट टैक्स? सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उस सेंटर स्टेट दोनों, तो वो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स फॉर्म में आता है। कहां से रेवेन्यू ज्यादा आना चाहिए? क्यों इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा आना चाहिए? बट फिर गरीब और जो है रिच दोनों एक ही अमाउंट दे रहा है टैक्स, विच इज जस्टिफाइड और नॉट? अच्छा चलिए इसका थोड़ा हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। देखिए जो टैक्स का नेचर है, अगर आपको याद हो पिछली बार देखे थे कैनन्स ऑफ टैक्सिंग क्या था, इट शुड बी प्रोग्रेसिव इन नेचर, यानी जो ज्यादा अर्न कर रहा है वो पे करे, जो नहीं अर्न कर रहा है वो ना पे करे। सो प्रिंसिपली एज पर द थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स, हायर टैक्स इनकम शुड कम फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस एंड लेस टैक्स इनकम शुड कम फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस। और हमारे यहाँ हिस्टोरिकली क्या हुआ है कि हमारे यहाँ जो टैक्स कलेक्शन है वो डायरेक्ट टैक्सेस से कम रहा है और इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा रहा है। और इसीलिए 1990s में हमें रिफॉर्म करना पड़ा, बिकॉज हमारे यहां इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो सब लोग दे रहे थे तो रेवेन्यू वहां ज्यादा आ रहा था। डायरेक्ट टैक्स कंप्लायंट लोग कम थे क्योंकि टैक्स पेइंग लोग कम थे। दूसरा क्या था, लेफर इफेक्ट भी था, लोग टैक्स देते ही नहीं थे। आप एक बिजनेस करते हो, आपकी इनकम 5 लाख रुपए, आप 1 लाख शो कर रहे हो, आप सारा कैश में डीलिंग कर रहे हो, यू आर नॉट टेलिंग द गवर्नमेंट कि आपका इनकम इतना है, तो आप 1 लाख पे इफेक्टिव टैक्स पे कर रहे हो, 4 लाख पे टैक्स नहीं पे कर रहे हो। आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स।
नाउ क्यों? क्योंकि आपको पता है जैसे ही 5 लाख पे टैक्स दूंगा मेरा जो टैक्स का रेशियो है वो बढ़ जाएगा, और वैसे भी सब कैश में डीलिंग करना है तो टेंशन क्या है, व्हाई शुड आई पे मोर टैक्सेस। इसीलिए लैफर इफेक्ट भी था, और एबनॉर्मली हाई टैक्स रेट वो डिस्करेजमेंट टू पीपल टू पे टैक्सेस। इसलिए थोड़ा सा इसका हिस्ट्री समझते हैं। अगर आप इसका हिस्ट्री देखोगे, ये वाला शुड आई रब दिस, ये डेटा पिछले 4-5 सालों में बहुत ऊपर नीचे हुआ है, 51, कहीं कहीं आप देखोगे किसी किसी साल जो है वो 50, 49, 49 पे पहुंचा, 51 हो गया। दैट मीन्स जो आज का जो रेशियो है वो ये है। इन द बिगिनिंग डायरेक्ट टैक्स से रेवेन्यू हमारा 20% आ रहा था, 80% डायरेक्ट टैक्स से आ रहा था। आफ्टर टैक्स रिफॉर्म्स, अगर आप देखो लगभग रेशियो उतना ही था। आफ्टर टैक्स रिफॉर्म डायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन बढ़ गया, विच मीन्स अगर 100 करोड़ टैक्स आ रहा है तो उसमें से 36% डायरेक्ट टैक्स से आ रहा है, 36 करोड़ मतलब। लेकिन बीच में एक टाइम आया जब हमारा डायरेक्ट टैक्स से इनकम 60% हो गया, डायरेक्ट टैक्स से इनकम जो है 40% हो गया। बट इन दिस पीरियड इसलिए इस अगेन न्यू टैक्स रिफॉर्म्स आए हैं और उसकी वजह से इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारा बढ़ गया है। डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ा है बट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका ज्यादा बढ़ा है। सो व्हाट डू वी सी हियर इज दैट एट करंट लेवल द रेवेन्यू फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स ऑलमोस्ट बराबर आ रहा है। यानी अगर 51% डायरेक्ट टैक्स से आ रहा है तो नेचुरली 49% जो है इनडायरेक्ट टैक्स से आ रहा है। दो आर ऑलमोस्ट इक्वल। कहने का मतलब क्या है, ये सही नहीं है। आइडली इट शुड बी इन सच अ वे वेयर डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू ज्यादा आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू कम हो, बिकॉज डायरेक्ट टैक्सेस बीइंग प्रोग्रेसिव मैक्सिमम इनकम वहां से आना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस जब आप अप्लाई करते हो तो एवरीबडी के ऊपर अप्लाई करते हो, एंड इट हैज रिग्रेसिव इफेक्ट ऑन कॉमन पर्सन लाइक हु आर लोअर इनकम ग्रुप। एक इंडिया ऐसी कंट्री है जहां एवरेज इनकम लोगों की बहुत कम है। तो ये एक जो है प्रॉब्लम देखने को मिलता है। दूसरा, ओवरऑल टैक्स जीडीपी रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो वो भी इंडिया का बहुत कम है, 16.16 या 17% मान लीजिए, विच इज वेरी लेस देन द ग्लोबल एवरेज। और अदर कंट्रीज का भी हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको लिख लीजिए। जैसे यूरोपियन यूनियन का 40% है, ब्राजील 35.6, चाइना 19.4, यूएसए 25.4। ठीक है, तो अभी उनका भी डिस्कस करेंगे। बट हम लोग
ओवरऑल नहीं, हम लोग इनडायरेक्ट डायरेक्ट में तो हम दो कंपैरिजन करेंगे, एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या कलेक्शन आ रहा है इन द टोटल टैक्स किटी, दूसरा टैक्स जीडीपी रेशियो ओवरऑल जो है वो क्यों कम है इंडिया में। न्यू टैक्स रिफॉर्म क्या हुआ है यहाँ पे, जीएसटी आया है, ठीक है, और भी बहुत कुछ हुआ है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। जैसे नेचुरली कंपेयर किया जाता है, इंडिया का टैक्स सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, इंडिया का टैक्स सिस्टम में टैक्स एफिशिएंसी कम है, टैक्स बॉयंसी कम है, इट इज स्टिल अ मेजर पार्ट इज अनरिफॉर्म्ड, बहुत सारे लूप होल्स हैं, गैप्स हैं, तो ये सारी बातें क्वेश्चन की जाती हैं, और पिछले 5 साल में गवर्नमेंट इसको ठीक करने में लगी हुई है, देख लो कितना प्रॉब्लम हो रहा है। कौन सी अच्छा कर रही हैं, ऑल डेवलप्ड कंट्रीज उनका टैक्स कलेक्शन बेटर है, स्ट्रीमलाइंड है। टैक्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, टैक्स रेट शुड बी लो एंड टैक्स रेवेन्यू शुड बी हाई, विच मींस टैक्स बेस शुड बी वाइड, ज्यादा लोग टैक्स पे करें। हमारे यहाँ क्या है, टैक्स बेस कम है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो टैक्स बेस जिनका कम है, टैक्स लोग कम देने वाले हैं, तो उन्हीं पर हम टैक्स लगाते हैं, और उनपे भी ज्यादा लगाते हैं तो वो भी नाराज होते हैं, तो हम क्या करते हैं, ओवरऑल हमारा टैक्स रेवेन्यू ही कम हो गया है, ओवरऑल हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है वही कम हो जाता है। तो इंडिया इज अ कंट्री वेयर हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज वाई हम लोग टैक्स रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जीएसटी हो गया, चाहे जो न्यू अभी पिछले 5 साल के अंदर बहुत सारे टैक्स रिफॉर्म्स हुए हैं, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। लिखिए, टैक्स जीडीपी रेशियो इन इंडिया इज वेरी लो, टैक्स जीडीपी रेशियो इन इंडिया इज वेरी लो in comparison to is very low in comparison to other countries. For example, in comparison to other countries, for example, यूरोपियन नेशन ईयू लिखिएगा, यूरोपियन यूनियन लिखिएगा, ईयू, ईयू 28 कंट्रीज है ना, ईयू 40%, ब्राजील 35.6, चाइना 19.4, यूएसए 25.4, स्वीडन 54%, फ्रांस 45%, ओके। सो और मैंने कुछ कंट्रीज का नाम लिया, बाकी इन जनरल आप किसी भी कंट्री का देखोगे तो दे आर डूइंग मच बेटर, इन आई एम टॉकिंग अबाउट डेवलप्ड नेशंस। क्या रीजन है, लो टैक्स जीडीपी रेशियो, बहुत कम लोग पे करने वाले हैं, ठीक है, सबसे बड़ा रीजन है इज अ लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर, लो लेवल ऑफ कंप्लायंस, exemptions and tax expenditure, जैसे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, पैरेलल और ब्लैक इकोनॉमी, insufficient tax machinery,
And that is why government has made a lot of measures in past 5 years to formalize the economy, to ensure that more people pay taxes, the tax base is wide, and ensure कि जो exemptions हैं, जो loopholes हैं, जो gaps हैं, उनको हम address करके हम कैसे tax revenue इंडिया का बढ़ाएं, because tax is the major source of government's income, और उसी से government जो है डेवलपमेंट कर सकती है या बाकी कोई भी रिक्वायरमेंट मीट कर सकती है कंट्री की. हाँ, नहीं, फॉर्मल सेक्टर का डेफिनेशन वो हो गया जैसे जो सोल सिक्योरिटी मेजर के अंदर आते हैं. जैसे मान लीजिए टेक्निकली तो कोई डेफिनेशन कहीं लाइन ड्रॉ नहीं है, लेकिन जो भी जैसे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फॉर्मल सेक्टर माने जाएंगे, जहाँ पर जो सैलरी ले रहे हैं वो गवर्नमेंट को अकाउंट कर रहे हैं, बता रहे हैं. हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि कोई अगर गवर्नमेंट को बता रहा है कि भाई हमारा इतना सैलरी आ रहा है, अकाउंट में कर रहा है, तो उसको हम फॉर्मल सेक्टर की कैटेगरी में डालना स्टार्ट कर देते हैं. बट इट इज नॉट एन ऑर्गेनाइज सेक्टर. ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिर उसको अगर सैलरी मिल रही है या उसकी इनकम एक थ्रेशोल्ड से ऊपर है, इनकम टैक्स पे ही होगा, या फिर अगर गवर्नमेंट में है, जॉब में है, तो वो उसको सोल सिक्योरिटी मेजर या जो है लेजिस्लेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, उसके अंडर में आ रहा है. यानी पीएफ एक्ट और ये सोशल सिक्योरिटी एक्ट और ये सारी चीजों में आ रहा है. हाँ, उसको तो गवर्नमेंट फॉर्मल सेक्टर ही मानती है. जो इनकम टैक्स पे कर रहा है वो फॉर्मल सेक्टर वाला है. और इवन दो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, प्रोफेशनल्स हो, कोई अपना काम ऐसे कर रहा है, तो वो फॉर्मल सेक्टर में ही काउंट होगा. तो वो खुद उसका प्रोविजन करेगा अपने इनकम के थ्रू, बिकॉज वो एक ऐसे इनकम लेवल पर है कि उसके पास कैपेसिटी है, वो उसका अपना है कि भाई वो कैसे खर्च करता है. तो फॉर्मल सेक्टर जो गवर्नमेंट के लॉज रेगुलेशन में आता है. इनकम टैक्स आप पे कर रहे हो तो आप लॉज रेगुलेशन में आ रहे हो. इनकम टैक्स अगर पे कर रहे हो उसमें आप एग्जेम्पशंस ले रहे हो, तो मे बी आप गवर्नमेंट खुद आपको एग्जेम्पशन देती है कि आप जानबूझ के पीएफ में खर्च करो, आप जो है टैक्स में आप टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदो, आप इंश्योरेंस करो, आप पेंशन करो, और जो भी उस इनकम पे होगा जब थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड जाएगा तो वो इन सब चीजों को ऑटोमेटिकली करेगा. ऐसा अजम्पशन है. तो डेफिनेशन जहां तक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर उनको फॉर्मल सेक्टर है. जहां तक कंपनीज की हम बात करते हैं, जिस कंपनी में 10 से ऊपर एम्प्लॉइज हैं, परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, उसको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर मानती है. और जैसे ही वो ऑर्गेनाइज सेक्टर कैटेगरी में आते हैं, दे हैव टू फॉलो लेबर लॉज. बट लेबर लॉज में भी एग्जेम्पशंस हैं. द न्यू कंपनीज जो बाद में 90s के बाद आई हैं, वो लेबर लॉ से एग्जेम्प्टेड है. जैसे आईटी इंडस्ट्री है, वो लेबर लॉ से एग्जेम्प्टेड है. ठीक है, तो लेबर लॉज फॉलो करने होंगे गवर्नमेंट के. जैसे ही एम्प्लॉइज हो गया तो गवर्नमेंट फोर्स करेगी आपको कंप्लाइंट करिए, पीएफ करिए, इंश्योरेंस का वर्किंग डेज डिफाइन करिए, लीव डिफाइन करिए, सैलरी डिफाइन करिए, मिनिमम वेजेस एक्ट लगेगा, तीसरा लगना स्टार्ट हो जाएगा. यानी अगर एक कंपनी में काम कर रहा है और कोई प्यून भी है, तो आप उसको ऐसा नहीं कि 5,000 रुपए दे दोगे, ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज मिनिमम वेजेस एक्ट को वायलेट कर रहा है. अब वो कुछ करेगा नहीं, बताएगा नहीं, लेकिन अगर कंपनी चेक करे, अगर गवर्नमेंट चेक करती है, उसमें उनको अनोमली नजर आती है, तो आपको पेनल एक्शन आपके खिलाफ ले सकती है. बिकॉज मोस्टली यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट होता है, यानी आप खुद गवर्नमेंट को बता रहे हो. गवर्नमेंट जब कभी आप किसी रडार में आ जाओगे तो आपकी स्क्रूटनी करेगी, आमतौर पर गवर्नमेंट स्क्रूटनी नहीं करेगी. लेकिन अगर मिनिमम वेज एक फैक्ट नहीं फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर उसके लीगल एक्शन हो सकता है. आपको जिसको भी नहीं देना है उसको उतना अमाउंट विद इंटरेस्ट आपको उनको बाद में देना पड़ेगा. ठीक है, टिल द एम्प्लॉयमेंट पीरियड. चलिए लिखिए, सिंस 2014 tax base has increased from 3.79 crore 3.79 crore to 6.85 crore ब्रैकेट लिखिए. 2017-18 ये हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं, फुल स्टॉप. Direct tax growth in last 3 years, averages 6%. सिक्स परसेंट 5.98% है, 6% एवरेज. देखिए, since 2016-17 formalization of economy has gained momentum
ड्यू टू जीएसटी एंड डीमोनेटाइजेशन. GST and demonetization. Full stop. More people are filing tax returns. More people are filing tax returns. More people are filing tax returns. Comma, more digital payments. More digital payments. And lesser tax evasion. More digital payments and lesser tax evasions. Lesser tax evasions. Full stop. Due to demonetization, due to demonetization, demonetization, 1.26 crore new taxpayers were added. Due to demonetization, 1.26 crore, 26 crore new taxpayers were added in 1617. 1.26 करोड़ टैक्स पेयर्स वर एडेड इन 1617. मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं, इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी लोग पे कर रहे हैं, ठीक है. आईटी डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन क्लीन मनी, has launched Operation Clean Money, Operation Clean Money, to clamp down unaccounted money. Clean money to clamp down unaccounted money. Clamp down unaccounted money. Full stop. ठीक है, अब हेडलाइन डालिए. टैक्स ब्रैकेट लिखिए इन द प्री रिफॉर्म पीरियड. टैक्स इन द प्री रिफॉर्म पीरियड. Then on tax rates were very high. Tax rates were very high. And were unrealistic. Full stop. They failed to reduce economic disparities. They failed to reduce economic disparities. Comma. In fact, they put a premium on tax evasion. They put a premium on tax evasion as a major factor. Premium and tax evasion as a major factor in the growth of black money. Full stop. Paragraph change. Tax system was highly regressive, which was replete with exemptions, comma, allowances, exemptions, comma, allowances, comma, deductions, and incentives. Replete with exemptions, comma, allowances, comma, deductions, and incentives. This led to tax avoidance. Leading to tax loss. For example, income tax was 40% in 1992.
इनकम टैक्स वाज 40%, मतलब हाई ब्रैकेट की हम बात कर रहे हैं. 982 40. Paragraph change. Tax reforms continued. Tax reforms continued. Reforms continued in 90s. Which led to reduction in the rate of taxation. Which led to reduction in. Which led to reduction in a rate of taxation. Rate of taxation. An increase in tax. An increase in tax income. Increase in tax income. Full stop. Income tax should be levied in a progressive manner. Income tax should be levied in a progressive manner. In a progressive manner. But tax base should be wide. Tax base should be wide. Full stop. In India, base of income tax is very narrow. Base of income tax is very narrow. Where government gives a lot of exemptions. Base of tax is very narrow. Where government gives a lot of exemptions. That is tax benefits, fringe benefits, tax benefits, comma fringe benefits, comma charitable contribution to trust, fringe benefit, comma charitable contribution to trust, etc. etc. ठीक है. अब एक कंसेप्ट आता है टैक्स एक्सपेंडिचर का. तो हुआ क्या था जो प्री रिफॉर्म पीरियड था, गवर्नमेंट इन अ सोशलिस्ट एरा, गवर्नमेंट वांटेड इंक्रीज, गवर्नमेंट बिलीव दैट डिस्पैरिटी इन सोसाइटी कम होनी चाहिए, तो उन्होंने टैक्स रेट को बढ़ा दिया. बट उससे लैफर इफेक्ट आने लगा, पीपल वर नॉट पेइंग टैक्सेस, एग्जेम्पशंस, या तो जो ब्लैक मनी आप बहुत कुछ सुनते हो दैट वाज जनरेट ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड देयर वर लूप होल्स. अब जैसे मान लो एवरी ईयर बजट कम्स इन, और हर टाइम जो टैक्स पेयर सोचता है मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कोई टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, यू हैव सच एक्सपेक्टेशंस. तो गवर्नमेंट आपको कुछ एग्जेम्पशन दे देती है कि अगर आप रेंट दे रहे हो तो हाउसिंग रेंट अलाउंस के नाम पर कुछ टैक्स आपको रिटर्न बेनिफिट दे देंगे, आपको इतने पीरियड पे टैक्स, इतने अमाउंट पे टैक्स नहीं देना होगा, ये एग्जेम्पशन हो जाएगा. अगर आप हेल्थ में इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ लगेगा, अगर आप लो कॉस्ट हाउसिंग लोन लोगे तो आपको हम ये बेनिफिट दे देंगे, अगर आप इंश्योरेंस करोगे तो हम ये दे देंगे, पेंशन करोगे तो ये कर देंगे, पीपीएफ करोगे तो ये करेंगे, एनपीएस करोगे तो ये करेंगे, एटीसी यानी नॉर्मल टैक्स ब्रैकेट में आपके अलग एग्जेम्पशंस हैं. अगर आप गिफ्ट दोगे तो इतना अमाउंट तक गिफ्ट जो है टैक्सेबल नहीं है. सो इस तरह से एक एक करके एग्जेम्पशंस ऐड होने लगे, एंड दिस एग्जेम्पशंस आर फॉर कॉर्पोरेट पीपल एज वेल एज द कॉमन पीपल लाइक अस, बिकॉज उनको भी बिजनेस करना है तो वो भी गवर्नमेंट के पास हमसे जाते हैं, लॉबिंग करते हैं. तो होने क्या लगा कि टैक्स एग्जेम्पशंस इतने ज्यादा हो गए कि इट लेड टू लूप होल्स इन द टैक्सिंग सिस्टम और टैक्स अवॉइडेंस. तो मैंने, अगर आपको याद हो दो चीज, तो दो तरह का टैक्स, या तो अवॉइडेंस हो सकता है, तो अवॉइडेंस होगा थ्रू लीगल, दिस इज लीगल, दैट मींस आप लीगल लूप होल्स को यूज करके आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो, या टैक्स इवेजन हो गया, यानी आप चोरी कर रहे हो, विच इज ऑफ कोर्स इलीगल. So tax avoidance, all these exemptions, they led to tax avoidance strategies. इसीलिए इसमें एक टर्म हमेशा आपको सुनने में आएगा, टैक्स एक्सपेंडिचर. अभी गवर्नमेंट कई बार आपको इंसेंटिवाइज करती है कि आपको हम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज दे वांट टू मीट देयर ओन सोशल गोल. एवरी गवर्नमेंट वांट्स दैट एवरीबॉडी शुड हैव हाउस, तो हाउसिंग पर आपको इंटरेस्ट या जो भी आप लोन दे रहे हो उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, लोन जो ले रहे हो. गवर्नमेंट वांट्स दैट यू इन्वेस्ट इन योर इंश्योरेंस, पेंशन, तो वहां पर आपको जो है गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है. जब इस तरह का काम करती है गवर्नमेंट, तो इससे जो रेवेन्यू लॉस होता है उसको एक टर्म देते हैं, लिखो, टैक्स एक्सपेंडिचर.
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी रिसेंट का बताता हूं, सिर्फ 15-16 में टैक्स एक्सपेंडिचर की वजह से जो रेवेन्यू लॉस है गवर्नमेंट का लगभग 6 लाख करोड़ है। टैक्स एग्जेम्पशन जो आपको मिल रहे हैं उससे आपको 6 लाख करोड़ का गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है। मतलब इफेक्टिवली अगर देखोगे तो सब मिला के 12-18 लाख करोड़, 12-17-18 लाख करोड़ जो है आता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू, और उसमें से 6 लाख करोड़ और कम हो जा रहा है बिकॉज गवर्नमेंट आपको एग्जेम्पशन दे रही है। बट गवर्नमेंट कहती है दैट वी हैव अ सोशल गोल्स आल्सो टू मीट। तो हम सोशल गोल्स आपके टैक्स रेट के थ्रू हम जो मीट करने की कोशिश करेंगे, यानी टैक्स में इंसेंटिव देने की कोशिश करेंगे। बट इकोनॉमिस्ट कहते हैं ये इसका जो लॉस है वो तो है ही है, और कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को इंपैक्ट करता है लॉन्ग रन में इकोनॉमी की। ठीक है, इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्स एक्सपेंडिचर। लिखिए, इट refers to it refers to the opportunity cost of it refers to the opportunity cost of taxing at concessional rates, opportunity cost of taxing at concessional rates, taxing at concessional rates, or giving exemptions, taxing at concessional rates, or giving exemptions, comma, reductions, exemptions, comma, reductions, or rebates to the taxpayers, exemptions, comma, reductions, or rebates to the taxpayers. Full stop. It is like an indirect subsidy. It is like an indirect tax subsidy. It is like an indirect subsidy enjoyed by the taxpayer of the country. Enjoyed by taxpayer of the country. Full stop. It leads to revenue losses. It leads to revenue losses, but are used to promote social goals. But are used to promote social goals. But are used to promote social goals, comma, social goals. For example, balanced regional development. For example, BRD, balanced regional development. Balanced regional development, comma, dispersal of industries, etc. इंडस्ट्रीज, जैसे गवर्नमेंट चाहेगी इंडस्ट्रीज, अगर आप यहां पे इंडस्ट्री डालोगे तो 5 साल टैक्स नहीं लगेगा आपका इंडस्ट्री पे, मतलब रेवेन्यू पे, मतलब इनकम पे जो भी होगा। तो आप वहां पे इंडस्ट्री खोल रहे हो, अब वहां पे इंडस्ट्री खोलोगे तो गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू लॉस हो रहा है ना, बट गवर्नमेंट चाहती है उसी बहाने कहीं इंडस्ट्री खोलेगी तो लोगों को जॉब मिलेगा, रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू लॉस इज ओके अपनी जगह पे, दैट इज कंप्लीटली ओके। लिखिए, हाउएवर दे डिस्टॉर्ट रिसोर्स एलोकेशन, हाउएवर दे डिस्टॉर्ट resource allocation and shunt productivity, and shunt productivity, full stop. Shunt productivity. For example, in 15-16 revenue foregone was around 6 lakh crore. Revenue foregone was around 6 lakh crore. ठीक है, अब हम लोग इंडिविजुअल टैक्स की बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिखेंगे और हिस्टोरिकली कब आया और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले लिखिए कॉर्पोरेशन टैक्स।
सो ये रिसेंटली हमारे यहाँ काफी सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, उसमें हमने टैक्स रेट कम किया है और इफेक्टिव टैक्स हैज कम डाउन, कॉर्पोरेट टैक्स हैज कम डाउन, अर्लियर 40%। तो अभी का ये रियलिटी है वेयर कॉर्पोरेट टैक्स हैज बीन रैशनलाइज्ड एज पर द ग्लोबल नॉर्म्स। इसके बाद हम लोग टैक्स रिफॉर्म्स डिस्कस करेंगे। बहुत सारे टैक्स रिफॉर्म्स हुए हैं 1992 के बाद। सरचार्ज एंड सेस, सरचार्ज सेस लगने से इफेक्टिव टैक्स बढ़ जाता है ना, ठीक है। सरचार्ज एंड सेस अगर याद हो, डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में, टैक्स ऑन टैक्स जो होता है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं। इनकम टैक्स भी काफी रिफॉर्म हुआ है। इनकम टैक्स 5%, फिर 0%। नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट ये इंपॉर्टेंट है कि टैक्स रिफॉर्म्स हुए हैं और टैक्स रेट्स हैव कम डाउन इन ऑल द एरियाज, स्पेशली हम लोग डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो। इनडायरेक्ट टैक्स में कहानी उल्टी है। अच्छा, एक चीज और है, आपने अगर देखा हो पिछले टेबल में टैक्स जीडीपी रेशियो में, उसमें देखने को मिल रहा है कि डायरेक्ट टैक्स से रेवेन्यू हमारा बढ़ा है, फिर इनडायरेक्ट टैक्स से रेवेन्यू पिछले 8-10 सालों में बढ़ना स्टार्ट हो गया, विच मींस रेवेन्यू कलेक्शन रीसेंट टाइम जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स से बढ़ गया है। उसका क्या रीजन है? तो पहले इनडायरेक्ट टैक्स को देख लेते हैं, उसके बाद लिखिए पहला इनडायरेक्ट टैक्सेस में कस्टम ड्यूटीज। Custom duties that are levied on both exports and imports, levied on both exports and imports, both exports and imports, and is an instrument to control foreign trade. Levied on both export and import, and is an instrument to control foreign trade. Instrument to control foreign trade. Duties on import is ad valorem basis. Duties on import is ad valorem basis. Ad valorem हमने डिस्कस किया था। Ad valorem basis. क्या होता है ad valorem basis? आप वैल्यू पे लगा रहे हो, ठीक है, प्राइस, ठीक है। पहले स्पेसिफिक ड्यूटी लगती थी, वो हटा के हमने एड वैल्यूम बेसिस कर दिया। आगे लिखिए, इन द प्री रिफॉर्म पीरियड इट वाज अप टू 300%। इन द प्री रिफॉर्म पीरियड इट वाज अप टू 300%, अप टू 300%, which is now rationalized to 10%, which is now rationalized to 10%। मतलब कहीं कहीं नहीं भी है, बट अपर लिमिट 10% पे है, एक्सेप्ट लग्जरी आइटम्स, इट्स नाउ rationalized to 10%, ठीक है। अब लिखिए एक्साइज ड्यूटीज। It is levied on production and has no connection with sale. Excise duties. It is levied on production and has no connection with sale. In order to address cascading of taxes, Mott VAT was introduced back in 1986. Cascading of taxes, Mott VAT was introduced back in 1986. Which was reformed to Sen VAT. Mod VAT, MOD, VAT, which was reformed to Sen VAT in 2002. 86. It was as per the recommendations of L.K. Jha committee.
It was as per the recommendations of L.K. Jha committee in 1970s. Recommendations of L.K. Jha committee in 1970s. Full stop. Excise duties 1970s. 1970s. Excise duties are usually imposed by central government. Excise duties are usually imposed by central government. Usually imposed by central government. Except alcohol and narcotics. Except alcohol and narcotics. Alcohol and narcotics. Full stop. जो लीगल नार्कोटिक्स है, जैसे ओपियम का कल्टीवेशन अगर होता है तो वो लीगली अलाउड भी होता है, आपको लाइसेंस मिलता है करने के लिए. तो जहां लीगल नार्कोटिक्स है वहां पे तो वो जो है स्टेट गवर्नमेंट लेती है. चलिए लिखिए. सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1994-95. सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1994-95. with consideration of efficiency and equity. With consideration of efficiency and equity. Efficiency and equity. It means it follows negative list approach. It means it follows negative list approach. Negative list approach. Negative list approach, where many services are exempted from taxation. Where many services are exempted from taxation. Exempted from taxation. ठीक है. देखिए वैट, वैल्यू एडेड टैक्स. वैट मतलब सेल टैक्स ही है. सेल टैक्स इज टेकन बाय स्टेट. वैट it replaced sale tax of state in 2004. It replaced sale tax of states in 2004. तो वैट ही सेल्स टैक्स ही है, दोनों सेम ही है. सेल टैक्स ऑफ स्टेट इन 2004. एक याद रखिएगा, वैट एक सिस्टम है. इट इज नॉट अ टैक्स एज पर से, इट्स अ सिस्टम, वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम. सेल्स टैक्स ही है बट उसको हम लोग वैट यूज करते थे नॉर्मल नॉमेनक्लेचर में. अब नीचे एक लाइन लिखिए. आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, various taxes of center and state level, various taxes at center and state level, bracket में लिखिए 17 in number, various taxes at center and state level, bracket में लिखिए 17 in number, have been merged. Have been merged, including excise duty, service tax, and VAT. Including excise duty, service tax, and VAT. Service tax and VAT. Full stop. ठीक है. अब हम लोग टैक्स